Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Anveshan. In this video, we will discuss about class 7 science book chapter 4 जिसका नेम है हीट। तो हीट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं हम उनके बारे में इजी लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीट क्या होता है। हीट को अगर हम हिंदी में बोलें तो हीट कहते हैं ताप को। ठीक है, ताप को क्या कहते हैं? हीट। यानी किसी भी चीज़ की गर्माहट को हम हीट कहते हैं। अब इसको मेज़र करने के कुछ तरीके होते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट हो या कोल्ड हो तो हम अपने बेसिस पे कैसे पता लगाते हैं कि ये चीज़ हॉट है और ये चीज़ कोल्ड है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप एक बीकर में थोड़ा सा हॉट वाटर लें और एक बीकर में थोड़ा सा कोल्ड वाटर लें और अपने दोनों हैंड को उसमें डिप करें और फिर उसको थोड़ी देर डिप रहने के बाद में क्या होगा, आप उसको सेम कैटेगरी के वाटर में जो नॉर्मल वाटर होगा उसमें डिप करें तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। जो हॉट वाटर में आपने हाथ जो डिप किया अपना वो अलग एक्सपीरियंस करेगा और जो कोल्ड में किया वो अलग करेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स करती है थ्रू द नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं। ये तो हुआ अपनी बॉडी के बेसिस पे टेम्परेचर को देखना कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड। अब इसको मेज़र करने के कुछ टेक्निक्स होती हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि हीट का जो मेज़रमेंट होता है यानी ताप का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा? ताप प्लस मान। ठीक है, तो वो कहलाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उस तापमान को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर से सब फेमिलियर हैं, सबके घरों में होता है। तो थर्मोमीटर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो आपने देखा ही होगा, जब भी कोई भी फैमिली मेम्बर को फीवर होता है तो वो एक डिवाइस से उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं जिस पे कुछ स्केल्स बना रहता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि इसको फीवर है या नहीं। तो अगर हम उस स्केल को कंसीडर करें तो उसमें जो सबसे कम होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस एंड जो 42 डिग्री सेल्सियस होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। ओके, यानी अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये करीब बैठता है 96.8। ठीक है, इतना ये बैठता है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब कि अगर 37 से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ माना जाएगा और 37 से अगर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर कम माना जाएगा। ओके, अब इसको डिग्री सेल्सियस जो स्केल है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए 3 होते हैं। एक केल्विन होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है। तो इनको कंपैरिजन में अगर हम करें तो जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ स्केल्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप इसको रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला था क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उससे पहले ये जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको जानते हैं कि ये बेसिकली बना किससे होता है। ये एक एलोंगेटेड इक्विपमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है? मरकरी, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल एलिमेंट होता है। तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते टाइम पे, कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले उसे हमें वॉश कर लेना चाहिए ताकि जो उसका टेम्परेचर है
वो 35 डिग्री जो सबसे लोएस्ट जो डिग्री होती है टेम्परेचर को मेज़र करने की क्लिनिकल थर्मोमीटर में, उसके लेवल पे आ जाए, ठीक है। नहीं तो वो सही से टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाएगा। ओके, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो उसके मरकरी के लेवल को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। और हैंडल विद केयर, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। ओके, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, और अगर वो गलती से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से लग जाता है तो वो टूट सकता है, और जो थर्मोमीटर के अंदर यानी मरकरी जो भरा हुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। और सबसे लास्ट है, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब जब भी हम उसकी रीडिंग देखते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के बाद में, तो उसे कभी भी बिल्कुल किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट्स यानी बल्ब के पास में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो बल्ब होता है उसका ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हुआ होता है, तो उससे ये होगा कि जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं आ पाएगी। अब चलते हैं आगे। अब आगे आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो बेसिकली जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कंपैरेटिवली क्लिनिकल थर्मोमीटर के बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ये लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। मतलब जितनी भी केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल लैब्स वगैरह होती हैं उसमें केमिकल्स वगैरह को बॉयल करते हैं, या फिर जो टेस्टिंग के लिए किसी भी केमिकल का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए, चाहे वो कोल्ड में हो या फिर हीट में हो, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए इन थर्मोमीटर्स का यूज़ होता है। ओके, तो इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर मेज़र करने की, ये होती है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो -10 डिग्री यानी इस टेम्परेचर पर जो भी चीज़ होगी वो कम्प्लीटली फ्रीज्ड होगी, और जो 110 डिग्री सेल्सियस होगा इसमें हाईली बॉइलिंग कंडीशन में होगी। अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो किसी भी केमिकल या फिर किसी भी एलिमेंट वगैरह जो भी चीज़ है उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो ओके। और जबकि क्लिनिकल में क्या था, वो सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का मेज़र कर रही थी। तो रेंज लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ज़्यादा होती है, और ये साइज़ में भी क्या है, उससे बड़े होते हैं। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये कितना लार्ज है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है, वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब इसका ये है कि अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने माउथ से बाहर करते हैं उसको टेम्परेचर मेज़र करने के बाद में, तो वो सडनली फॉल इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट को टेम्परेचर को इतनी जल्दी रीच नहीं कर सकता, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस वजह से वो टेम्परेचर इजीली नीचे नहीं जाता। अब प्रेजेंट टाइम में एक डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मरकरी थर्मोमीटर्स होते हैं या फिर मैकेनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो इसमें लिखा भी है कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर कोई भी थर्मोमीटर टूट जाता है तो इससे इजीली डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ओके, इस वजह से डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ होता है जिसमें मरकरी नहीं होता। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हमने जाना कि हीट क्या होता है और उसको मेज़र किससे किया जाता है, और वो थर्मोमीटर्स जिनसे मेज़र करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि हीट जो ट्रांसफ़र कर सकता है एलिमेंट या फिर कोई भी मैटर, वो क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना कि जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो मेटल्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ना ही गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सीधी सी बात है, जितने भी मेटल्स होंगे वही हीट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब मेटल जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो बेसिकली जो किचन में जितने भी यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के लिए या फिर फूड को हॉट रखने के लिए, ठीक है, तो वो यही यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर हम किसी आयरन रॉड को किसी एक जगह दबा करके उसको किसी एक पॉइंट से हीट करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट जो है वो उस रॉड के दूसरे पॉइंट तक भी पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है किसी हीट के ट्रांसफ़र की, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, ये क्या कहलाता है, कंडक्शन, यानी कंडक्टिविटी शो करते हैं ऐसे मेटल्स। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसमें हीट जो है किससे ट्रांसफ़र की जाती है, कंडक्शन से। अब डू ऑल सबस्टेंस कंडक्ट हीट ईजिली। अब जो मेटल्स होंगे वो इजीली कंडक्ट करेंगे, बाकी जो नॉन मेटल होंगे वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हर एक मेटल जो है इक्वल अमाउंट में हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें तो किसी भी बीकर में डिफरेंट टाइप्स के आप ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे आपके पास पेन हो, पेंसिल, स्केल, और किसी हॉट वाटर में उसे अगर आप डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि क्या चीज़ उसको हीट को ट्रांसफ़र कर पा रही है और क्या नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बेसिस पे मटेरियल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, उसको कहते हैं जो ऐसे द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट कर देते हैं ईजीली, तो उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और इसी के अपोजिट जो कि हीट को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स। जैसे कि वुड या फिर किसी भी प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो ये कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। और कंडक्टर्स मतलब जितने भी मेटल्स, जैसे कि आप यूज़ करते हैं कंपास और स्पून वगैरह, ये सब चीज़ें। तो अब आगे आता है, अब ये तो थी सॉलिड में हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब सबसे सेकंड चीज़ आती है कि लिक्विड्स में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो अगर आपने ऑब्ज़र्व करा हो, जब हम वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड चीज़ को बॉईल करते हैं, जैसे मिल्क हुआ या फिर कोई भी लिक्विड डिश हुई, तो उसको हम हीट करते हैं, तो वो कभी भी इवनली हीट नहीं होता। वो हमेशा जो उसका अपर जो सरफेस होगी हीट की, वो मतलब लिक्विड की, वो जल्दी हीट नहीं होगी बजाय उसके लोअर सरफेस के। तो जैसे इसी वजह से जो हीट है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स में। और अब आगे आता है, इसमें एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, जो हीट है वो इवनली ट्रांसफ़र नहीं होती है, मतलब धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती है। नीचे वाला पार्ट जो है वो जल्दी गर्म होगा बजाय ऊपर वाले पार्ट के। तो ये जो प्रोसेस होगी ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, तो ये क्या कहलाती है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये कंसीडर किया जाता है किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। अब आगे आता है, हमने सॉलिड को जाना और लिक्विड के जाना कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो एयर होती है उसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, तो इसको हम समझेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एयर जो बनती है वो बेसिकली कहाँ से बनती है, उसका एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। दिन के टाइम पे क्या होता है, जो पानी है वो गर्म नहीं होता बजाय किसके, लैंड के। मतलब जो लैंड है वो सनलाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा आती है और जिसकी वजह से जो लैंड है वो गर्म रहती है और वहाँ से चलने वाली हवा वो भी गर्म हो जाती है, जो कि किसकी तरफ बढ़ती है,
सी की तरफ, ओके। और जो सी वाटर है वो डे टाइम में कंपैरेटिवली इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, और मतलब वहाँ से जो ब्रीज़ चलती है वो चलती है कोल्ड ब्रीज़। तो जो सी से चलने वाली जो ब्रीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब समुद्र की तरफ से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको कहते हैं हम सी ब्रीज़। एंड जो लैंड की तरफ से जो हवाएं चलती हैं उनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज़, ओके। तो एक छोटी सी इसमें डेफिनेशन है, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज़, ओके। एंड सेकेंड है, द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज़, ओके। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस। अब आगे चलते हैं। इसमें एक छोटा सा डायग्राम है कि जो सी की तरफ से क्या है, कूल एयर जा रही है यानी सी ब्रीज़, और लैंड की तरफ से हॉट ब्रीज़ जा रही है। और ये नाइट टाइम में क्या है, उल्टा हो जाता है। जो कोल्ड वाटर है वहाँ से हॉट ब्रीज़ चलती है और वो कहाँ जाती है, लैंड की तरफ, और लैंड जो है वो ठंडी शुरू होने लग जाती है जिससे वो जाती है सी की तरफ। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि जो एयर है, कोई भी चीज़ हो, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए होता है, मतलब चीज़ बराबर हो जाए। अगर ये कूल एयर है यहीं के यहीं रह जाएगी, हॉट यहीं के यहीं रह जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा। तो इसी वजह से ये जो ब्रीज़ हैं ये हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है ताकि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। अब आगे आता है सन की हीट, ठीक है। सन से भी हमें हीट मिलती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज़, तो वो चीज़ रेडिएशन होती है। तो अगर हम उसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं, जैसे वो कलर्स वगैरह पे डिपेंड करता है, अगर हम कोई भी यूटेंसिल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो इजीली हीट हो जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए। जो डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को जल्दी कैचअप करते हैं बजाय किसके, लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो इसी वजह से जो समर के टाइम पे हम हमेशा लाइट कलर्स के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं बजाय किसके, डार्क कलर के क्लॉथ्स के, क्योंकि जो डार्क कलर वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और जो विंटर्स में हम किस कलर के कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डार्क कलर के कपड़ों को, क्योंकि हमें उस टाइम हीट की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 21वां टॉपिक है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्योंकि हम वुलन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि जो वूल जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ओके। इसी वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं। हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगी, मतलब जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो उस वुलन क्लॉथ के एक्रॉस ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो हमेशा वार्म फील करती है, मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो उसका रहेगा, ठीक है। तो इसके ये वीडियो आपकी पूरी हो चुकी है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, so please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel, okay। Thank you।